चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्मी में गरीब बेघर ससुराल का प्राइवेट आइलैंड घर। रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में हर साल गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी पड़ा करती थी। हर नए साल पिछले साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटता था। इसी गांव में श्यामलाल अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। वैसे तो श्यामलाल का परिवार बहुत भला था और काफी बड़ा परिवार था। परिवार में दादी रमावती, दो भाई अमित सुमित और उनकी पत्नी पलक और रमा, ये सब रहा करते थे। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। बस उस पूरे परिवार में एक छोटी सी गंदी आदत थी। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि पूरे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हर रोज वो लोग लड़ाई झगड़ा करते थे। बड़ी बहू रमा वहीं पास में चूल्हे पर खाना बना रही थी। रमा पूरी तरह से पसीने से भीग गई थी। बार बार परेशान होकर वह पैरों को समेट रही थी तो कभी फैला रही थी। यह देखकर दादी सास रमावती अपनी बहू माला से कहती है, अरे माला बहू, तुझे तो पता है ना कि गर्मी कितनी ज्यादा है, और इतनी गर्मी में तूने सिर्फ रमा बहू को अकेले खाना बनाने के लिए बैठा दिया, और वो भी चूल्हे पर। अगर दोनों बहू मिलकर खाना बना लेती तो खाना जल्दी ना बन जाता। जरा तो सोच समझ कर बोलो माँ जी। अब जब देखो आप मुझे ही बातें सुनाने लगती हो। मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ? अगर मैं पलक बहू को बोलूँ कि तू इसके साथ काम करवा ले तो वो मुझे ही चार बातें सुना जाती है। और वैसे भी जब से छोटी बहू के पाँव हमारे घर में पड़े हैं ना, तब से हमारे घर की परेशानियां कई गुना बढ़ गई है। मुझे तो ऐसे लगता है इन सब के पीछे यही जिम्मेदार है। तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती भाई। अपनी छोटी बहू के बारे में तू ऐसा सोचती है? इतनी छोटी सोच है तेरी। दोनों सास बहू बात कर ही रहे थे कि तभी छोटी बहू पलक वहाँ गुस्से में आती है। अरे क्या कहा दादी माँ आपने? आपके कहने का मतलब है कि मैं कोई काम नहीं करती? आपकी दीवारें देखी है कितनी खोखली है। अगर इनको मैं समय पर लीपना पोतना बंद कर दूं ना तो कब की दीवारें गिर जाए आपकी ये। और अगर वो खाना बना रही है तो मैं भाग की साफ सफाई कर रही हूँ। अगर दोनों मिलकर एक काम करेंगे तो बाकी के काम कौन करेगा? अरे बस भी करो तुम दोनों तो। जब देखो तब बस लड़ाई झगड़ा और कुछ काम नहीं होता तुम सबके पास। और बहू, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कहा था कि मुझे पानी भरकर एक बाल्टी में ला दो। बहुत गर्मी हो रही है, मैं नहा लूंगा तो थोड़ा बहुत चैन मिल जाएगा मुझे। पर नहीं, तुम्हें तो सुनाई ही नहीं देती मेरी बातें। अरे पिताजी, मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ आपको। पानी यहाँ पास में नहीं मिलता, वहाँ जंगल वाले कुएं में से जाकर लाना पड़ता है। बार बार नहाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मान नहीं रहे ना, आपको नहाना ही है तो भैया आप खुद भर लो पानी जाकर। मुझे और भी बहुत काम होते हैं घर के। वो सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अमित और सुमित भी काम पर से घर लौट आते हैं। वो चटाई पर बैठते हैं। पलक उन्हें पानी पिलाती है। तभी श्यामलाल कहता है, क्या हुआ बेटा, आज तुम लोगों को मजदूरी मिली या नहीं, या फिर रोज की तरह ही बस? पिताजी, गांव में गर्मी के कारण इतना सूखा पड़ गया है, सारे खेत सूख गए हैं। भला मजदूरी हमें कहाँ से मिलेगी? हाँ पापा, अमित भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केवल हम ही नहीं, पूरा गांव इस भयंकर गर्मी से परेशान है। और मैंने तो गांव वालों को यह भी कहते हुए सुना है कि अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो गांव में सूखा पड़ जाएगा। और सभी गांव वाले तो इस गांव को छोड़कर कहीं और जाने की बातें कर रहे हैं। हे भगवान, अब हमें अपना घर भी छोड़कर जाना पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे भला? इस घर के अलावा तो और कोई हमारे पास सहारा भी नहीं है सर छुपाने को। अरे चुप कर माला बहू, जब देखो तब तेरा रोना ही बंद नहीं होता। अरे तूने तो ऐसी बातें करके घर में मनहूसियत फैला रखी है। जुबान संभाल कर बात कीजिए माँ जी। आप बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह सकती है। उनकी बातें सुनकर रमा परेशान हो जाती है और वहाँ सबसे आकर कहती है, आप सब लोग चुप हो जाइए, खाना बन चुका है, मैं आप सबको खाना डाल देती हूँ। जिसके बाद वह सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों भाई अमित और सुमित दोनों अपनी मजदूरी पर चले जाते हैं। रमा वहीं आंगन में झाड़ू लगा रही होती है तो तभी सास माला अपनी छोटी बहू पलक से कहती है, छोटी बहू, बड़ी बहू रमा तो आंगन में झाड़ू लगा रही है, चलो हम दोनों को ही पानी लेकर आना पड़ेगा। जल्दी से कुएं से पानी ले आए, वरना धूप पड़ जाएगी तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। माँ जी, रोज रोज इतनी दूर से पानी लाना पड़ता है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। रोज रोज इतनी दूर जाकर पानी लाने से तो ठीक है, रुकिए मैं भी मटका लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद पलक मटका लेकर आती है और दोनों सास बहू कुएं से पानी लेने के लिए निकल पड़ती है।
वह रास्ते में देखती है कि हर जगह काफी गर्मी की वजह से सभी लोग बैठकर सिर्फ गर्मी की बातें कर रहे थे। हर कोई गर्मी से परेशान था। यह देखकर पलक कहती है, पता नहीं बस मुझे ही ज्यादा गर्मी लगती है कि सबको इतनी गर्मी लग रही है। मेरे तो गला सूखा जा रहा है और कई बार तो मुझे लगता है कि मैंने इस गांव में शादी करके कहीं गलती तो नहीं करती। न जाने क्यों मैंने ये शादी की थी। अरे तो तुझे किसने कहा था शादी करने के लिए इस गाँव में मना कर देती? मेरे बेटों के लिए कमी थोड़ी ना थी लड़कियों की। माँ जी आप तो बस रहने दो। क्या मैं अपनी परेशानियां भी अब किसी को ना कहूँ? आपको तो बस बात बात पर बहस ही करनी आती है। चलिए अब कुएं पर जल्दी पहुँचना होगा, वहाँ कभी पानी भी ना मिले हमें। माला और पलक जल्दी जल्दी कुएं पर पहुंच जाती हैं। वहाँ ढेर सारी औरतें थी जो लाइन में अपना मटका लेकर खड़ी थी। जहाँ ढेर सारी औरतें गर्मी के बारे में ही बातें कर रही थी। माला और पलक को देखकर रमा काकी कहती है, आओ आओ माला बहन, देखो कुएं में कितना थोड़ा सा ही पानी रह गया। अब कुछ दिन बाद तो यह पानी भी खत्म हो जाएगा। पता नहीं हमें पीने के लिए पानी मिलेगा भी या नहीं। और बहन हमारे गाँव के आसपास की तो सारी नदियाँ भी सूखने लग गई है। इतनी गर्मी बढ़ गई है, पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यह सब बातें सुनकर थोड़ी देर के बाद दोनों सास बहू पानी लेकर अपने घर लौटती हैं। घर पहुंचते पहुंचते दोनों सास बहू पसीने से भीगकर तर हो चुकी थी। मटके रखने के बाद रमा और पलक दोनों बहू रसोई में जाती हैं। वह खाने पकाने के लिए रसोई के डिब्बे चेक करती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आज तो घर में राशन ही खत्म हो गया है, बस थोड़े से दाल चावल ही बचे हैं। क्या मैं दाल चावल बना दूं या फिर खिचड़ी बनाऊं? हाँ हाँ रमा बहू, एक काम करो दाल चावल बना लो। खिचड़ी तो अमित और सुमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दाल चावल खा के दोनों कम से कम अपना पेट तो भर लेंगे। पूरे दिन मजदूरी के बाद कम से कम खाना तो मन मना के खाए वो। जिसके बाद रमा दाल चावल बनाने के लिए चूल्हे पर रख देती है। थोड़ी ही देर के बाद दोनों भाई अमित और सुमित मजदूरी से वापस आ जाते हैं। आज भी उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिली थी। यह देखकर घर वाले सभी दुखी हो जाते हैं। तभी माला कहती है, आज दोनों बेटे को मजदूरी नहीं मिली तो मैं कल कैसे क्या खाना बनवाऊंगी दोनों बहुओं से। सभी घर वाले काफी दुखी हो जाते हैं। रमा सबको दाल चावल परोस देती है। सभी लोग दाल चावल खाकर सो जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, पूरे दिन मजदूरी करो और रात को ये गर्मी है कि चैन से सोने भी नहीं देती। अरे पोता बहू, तुम दोनों थोड़ी थोड़ी देर के लिए हाथ पंखे से इनकी हवा कर दो। अगर ये सोएंगे नहीं तो कल मजदूरी पर कैसे जाएंगे। जिसके बाद दोनों बहुएं बारी बारी करके हाथ पंखे से हवा करती है। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद अमित और सुमित सो जाते हैं। उनके सोने के बाद दोनों बहुएं भी सो जाती हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग गर्मी से परेशान घर में ही बैठे थे। आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों भाई भी मजदूरी पर नहीं जा पाए। तभी गांव की एक काकी वहां पर आती है और कहती है, अरे अमित, सुमित, श्यामलाल, सभी आदमी वहाँ सरपंच के पास गए हैं। सरपंच ने कोई बैठक बिठाई है, वहाँ सब लोग बैठे हैं। तुम्हें भी वहीं बुलवाया है। काकी की बातें सुनकर पूरा परिवार बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत में पहुँचता है। जिसके बाद सरपंच सभी गाँव वालों से कहता है, गाँव वालों, आप सब जैसा कि जानते हैं हमारे पूरे गाँव में सूखा पड़ रहा है। धीरे धीरे आसपास की नदियों का पानी भी खत्म होता जा रहा है। यहाँ तक कि पास में जो कुआं था उसका पानी भी अब खत्म हो चुका है। अब तो जमीन भी काफी बंजर हो चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ कोई गर्म तूफान ना आए तो, और तूफान आया तो हम सबके घर भी गिर जाएंगे। धीरे धीरे इस गांव में जीना मुश्किल हो रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तो सभी लोग अपने अपने घरों को खाली करके सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाए। ये कैसी बातें कर रही है सरपंच जी आप? भला हम इस गाँव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? कुछ भी हो, आप सरपंच हैं इस गांव के, आप ही हमारी समस्या का कोई समाधान कीजिए। अरे माला बहन, अगर कुछ हो सकता तो मैं जरूर करता, लेकिन पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। ना खेती बाड़ी होगी, ना हम लोगों की कोई सुरक्षा है यहाँ पर। अब हमारे गांव से पानी भी खत्म हो चुका है। हमारे गांव में अब कोई रास्ता नहीं है जीने का। सिर्फ गांव को छोड़ने के अलावा हम अपनी जान नहीं बचा सकते। गांव तो हमें छोड़ना ही होगा। सरपंच के ऐसा कहने पर पूरे गांव वाले मायूस हो जाते हैं। सभी लोग घर छोड़ने के बारे में बातें करते हुए अपने अपने घर लौट जाते हैं। श्यामलाल भी अपने परिवार के साथ अपने घर लौट आता है। घर पर बैठकर श्यामलाल अपने घर की दीवारों को चारों तरफ से देखता है, जो कि अब काफी कमजोर हो चुकी थी। तभी वह अपनी माँ से कहता है, माँ, अपने घर की हालत तो बहुत बेकार हो रखी है। चारों तरफ से दीवारों में दरारें आ रखी है। अगर सरपंच की बात जैसे उसने कहा था गर्म तूफान आ गया तो हमारा घर तो उस तूफान को नहीं झेल पाएगा।
अरे मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले हमारा घर गिर जाए, हमें कोई ना कोई और व्यवस्था तो बना लेनी चाहिए घर के लिए। अरे बहू, हमारा कोई ठिकाना है और जहाँ हम जाएं? तूने तो कह दिया हमें कोई और व्यवस्था करनी चाहिए, क्या व्यवस्था करेंगे हम? हाँ माँ जी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगते हैं कि एक दिन अचानक से बहुत तेज तूफान आता है। तभी श्यामलाल के घर की छत हिलने लगती है। तभी श्यामलाल सभी से कहता है, अरे लगता है गर्म तूफान आ गया है। इससे पहले कि तूफान और तेज हो जाए या घर गिर जाए, हम सबको यहाँ से बाहर निकलना होगा। सभी घर वाले श्यामलाल के कहने पर घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद तूफान बहुत तेज हो जाता है, जिसके कारण उनका घर भी अब टूटकर गिर जाता है। एक तरफ श्यामलाल का घर गिर चुका था तो दूसरी तरफ श्यामलाल गांव वालों को गांव छोड़ते हुए देख रहा था। तभी एक आदमी श्यामलाल से कहता है, अरे देख क्या रहे हो श्यामलाल, जल्दी से तुम भी अपना घर छोड़कर चले जाओ। यहाँ का मौसम अब रहने लायक नहीं रहा है, चारों तरफ सूखा पड़ गया है। अगर अपनी जान बचानी है ना तो ये गांव छोड़ दो। ऐसा कहकर वह आदमी भी अब बैलगाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। वो सही कह रहा है, हमें भी ये गांव छोड़ देना चाहिए अब। सभी लोग आंधी से गिरे हुए मकान की थोड़ी बहुत मिट्टी हटाकर जरूरत भर का सामान लेकर वहां से और गांव छोड़कर निकल जाते हैं। इतनी गर्मी और इतनी तेज धूप में वह सब लोग चलते चलते बहुत बेहाल हो चुके थे। तभी पलक को चक्कर आ जाते हैं। तब वह एक जगह बैठ जाती है, जिसके बाद बड़ी बहू रमा उसे पानी दिलाती है, जहाँ बैठकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और काफी देर बाद वह एक सूखी नदी के किनारे पहुँचते हैं। अरे इतनी दूर आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, एक नदी मिली, वह भी सूखी हुई। तभी पलक दिखती है कि नदी में आगे चलकर थोड़ा सा पानी है। वहीं एक बहुत सुंदर सा पहाड़ भी था नदी के बीचों बीच, जो कि काफी अच्छा दिख रहा था। तभी पलक सभी घर वालों को वह पहाड़ दिखाकर कहती है, माँ जी, दादी, वो देखिए, ये नदी तो सूखी हुई है, लेकिन वह बड़ा सा द्वीप देख रहे हो, उसके आसपास थोड़ा बहुत पानी दिखाई दे रहा है और वह द्वीप कितना हरा भरा है। इस भीषण गर्मी में शायद उस द्वीप पर ही हमें राहत मिल सके। चलिए हम उस द्वीप पर चलते हैं। हाँ बहू, तो सही कह रही है, दूर से देखकर तो वह द्वीप बड़ा हरा भरा दिखाई दे रहा है। इस भीषण गर्मी में तो वही हमारा सहारा बन सकता है। अब सभी लोग सूखी नदी के बीच में बने रास्ते से उस द्वीप की तरफ निकल पड़ते हैं। सभी पास आकर देखते हैं कि वह पानी में द्वीप बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग उस द्वीप पर चढ़ जाते हैं। सचमुच वह काफी ठंडा और मजबूत था। यह देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं कि तभी पलक कहती है, माँ जी, दादी, देखिए ना, यह द्वीप कितना ठंडा है और यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। हमारे शरीर से पसीने भी सूख चुके हैं और हमें अब गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। अरे हाँ पलक, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और इस द्वीप पर आकर तो अब मुझे प्यास भी नहीं लग रही है। क्यों ना हम इस द्वीप पर ही कुछ समय के लिए रहें। अजी, यह द्वीप हमारा कोई रहने के लिए घर थोड़ी ना है, हमें अपने रहने के लिए जगह तो बनानी होगी। वो सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक नदी में पानी भरने लगता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, पानी भरता रहता है और द्वीप के आसपास काफी नदी भर जाती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह सब देखकर श्यामलाल काफी परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है? जब हम आए थे तब तो बिल्कुल भी पानी नहीं था और अब यह द्वीप चारों तरफ से पानी से बंद हो गया है, जाने का रास्ता भी नहीं रहा। हम तो यहाँ फंस गए हैं। यह सब देखकर दादी सास मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने इस द्वीप की कहानी अपनी दादी माँ से सुनी थी। जरूर यह वही द्वीप है जिसके बारे में मुझे मेरी दादी बताया करती थी। वैसे दादी माँ, आपकी दादी इस द्वीप के बारे में क्या बताया करती थी? जरा हमें भी तो बताइए ना। यही पोता बहू, यह द्वीप कोई साधारण द्वीप नहीं है, यह जादुई द्वीप है। एक बार जो लोग यहाँ आते हैं ना, वह तब तक फंसे रह जाते हैं जब तक वे लोग इस द्वीप को पूरी तरह से खुश नहीं करते। क्या दादी माँ, हमें क्या क्या करना होगा इस द्वीप को खुश करने के लिए? यह द्वीप कैसे खुश होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पोता बहू, इतना तो मैं भी नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब तक वह द्वीप हमसे खुश नहीं होगा, यह हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं देगा और तब तक के लिए हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। अरे दादी, क्या बकवास कर रही हो आप? आज के जमाने में कोई जादुई द्वीप वगैरह नहीं होते। हाँ दादी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें यह सोचना होगा कि इस द्वीप से बाहर कैसे निकला जाए। यह सब इस मनहूस पलक की वजह से हुआ है। इसी से पूछो, इसी ने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया है। क्या जरूरत थी हमें इस द्वीप पर लाने की? जब कोई काम करती हो तब उल्टा ही करती हो। माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती है। खुद तो इसे कुछ करना नहीं होता, बस हमें ही यहाँ लाकर फंसा देती है। बस कीजिए आप लोग पलक को सुनाई जा रही है।
इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो सबके लिए अच्छा ही सोचा था। उसे क्या पता था कि हम यहाँ चारों तरफ से पानी से घिर जाएंगे और रास्ता बंद हो जाएगा। यह सारी बातें सुनकर पलक रोने लगती है। तभी अचानक द्वीप में कंपन होने लगती है और ठंडी ठंडी हवाएं गर्म हवा में बदल जाती है। वे सब लोग गर्मी से परेशान होने लगते हैं। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और द्वीप की तरफ देखने लगते हैं। अरे दादी, ये क्या हो रहा है? अचानक ये द्वीप हिलने क्यों लग रहा है? अरे अब यह द्वीप भी गर्म लगने लगा है और यह सूख गया तो हम सब साथ यहाँ भी तमाम हो जाएंगे। अरे माला, तू कितना बोलती है, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? वैसे ही हम सब इतने परेशान हैं, ऊपर से तेरी बकबक ये कभी बंद होने का नाम ही नहीं लेती। अरे अमित, एक काम कर, तेरी माँ को धक्का दे, यहाँ से नीचे गिरा दे, आधी दिक्कत तो यहीं खत्म हो जाएगी। सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि द्वीप सिकुड़ा ही जा रहा था। गर्मी से सभी लोग बेहाल होते जा रहे थे। साथ ही उनके पास रखा हुआ पानी भी अब खत्म हो चुका था। प्यास से उनका गला भी सूख रहा था। लेकिन द्वीप था कि वह अब सिकुड़ना बंद ही नहीं हो रहा था। सभी लोग काफी परेशान हो रहे थे। यह देखकर पलक कहती है, देखिए आप सब लोग शांत हो जाए। यदि हम इस तरह लड़ते रहे तो भला हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और अगर हम शांति से सोचेंगे तो यहाँ से निकलने के लिए रास्ता शायद निकल भी जाए। इस मुश्किल समय में हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पलक की बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और जैसे ही वह शांत होते हैं तो द्वीप भी सिकुड़ना बंद हो जाता है। फिर से धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलने लगती है। उन लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है और नदी का पानी भी अब साफ सुथरा हो जाता है। यह देखकर दादी सास कहती है, अरे हाँ, अब मुझे याद आया। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि ये जादुई द्वीप हमारे व्यवहार पर अपना रंग बदलता है। देखो ना, जब हम सब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो यह द्वीप सिकुड़ जाता है और जब हम एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं तो ये फैल जाता है। शायद इसलिए जब हम थोड़ी देर पहले आपस में बहस कर रहे थे तो यह सिकुड़ गया था और यहाँ गर्मी बढ़ गई थी। लेकिन अब जैसे ही हम प्यार से एक दूसरे से बातें करने लगे, यह फिर से फैल गया और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे दादी, इसका मतलब हम लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस द्वीप का मौसम भी अच्छा रहेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ बेटा, ऐसा ही है। वो सब तो ठीक है दादी माँ, लेकिन अब हम सबको बहुत भूख लग रही है और यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से इस द्वीप पर बहुत सारे खाने पीने की चीजें आ जाती है। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि तभी पलक कहती है, दादी माँ आप बिल्कुल सही कहती है, यह तो जादुई द्वीप है। देखो ना, हमारे खाने के लिए कितनी सारी चीजें आ गई हैं। मैं ऐसा करती हूँ, आप सभी को ये सब चीजें परोस देती हूँ। जिसके बाद रमा और पलक मिलकर सभी को खाने की चीजें परोसती है। सभी लोग खाना खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। खाना खाने के बाद रमा और पलक मिलकर दोनों अपने साथ लाए हुए बिस्तर बिछा देती है और वही ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए सभी लोग उस बिस्तर पर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग उठकर देखते हैं तो तब माला कहती है, हे भगवान, खुश हो जाए और हमें रास्ता दे दे यहाँ से निकलने का। अरे माला, कल तो तुझे माँ ने बताया था ना कि जब तक हमसे खुश नहीं हो जाए यह हमें रास्ता नहीं देगा। कि खुश होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे तुझे शर्म नहीं आती बहू, अपनी सास को इस तरह ताने मारते हुए? अरे तुझसे तो बहुत अच्छी हूँ मैं, कम से कम बात बात पर लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती रहती। अरे आप लोगों को क्या हो गया है, क्यों एक दूसरे को सफाई दे रहे हो? मैं तो यह सोचकर परेशान हो रही हूँ कि न जाने कौन सी घड़ी थी जो हमने पलक की बात मान ली और हम यहाँ आकर फंस गए। पता नहीं अब कब तक यहाँ फंसा रहना पड़ेगा। अरे अब तुम औरतों के पास कोई काम तो रहा नहीं, बैठी बैठी बस यहाँ झगड़ा ही करती रहती हो। सुबह उठते ही तुम लोगों का तो बस झगड़ा ही शुरू हो जाता है। पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन लोगों में तो दिमाग नाम की चीज है नहीं। झगड़े के अलावा इन लोगों को कोई काम दिखाई नहीं दे रहा ना यहाँ द्वीप पर। ऐसे ही फिर से सभी लोग एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। पलक को यह सब देखकर काफी घबराहट हो रही थी। फिर अचानक से दोबारा से वह द्वीप हिलने लगता है, गर्म हवाएं चलने लगती है। यह देखकर माला कहती है, लो लग गया इस द्वीप को बुरा। हर बात का बुरा तो ये ऐसे मान लेती है कि जैसे कोई नकचड़ी ननद है ये हमारी। अरे माँ चुप भी हो जाओ, कहीं यह द्वीप और थोड़ा बहुत छोटा हो गया ना तो हम सब यही नदी में डूब कर मर जाएंगे। द्वीप सिकुड़ता जा रहा था। तभी पलक सभी लोगों से कहती है, देखिए आप सब लोग शांत हो जाइए, सुबह का समय है और सूरज भी निकल रहा है। क्यों ना हम नदी का पानी सूर्य देवता को अर्पण करें और पूजा प्रार्थना करें और दिन की एक अच्छी शुरुआत करें और साथ ही दादी माँ से मंत्र जाप भी सुने। इस बात पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। फिर सभी सूरज को नदी का जल चढ़ाकर प्रार्थना शुरू कर देते हैं। तभी दादी माँ मंत्र जाप करना शुरू कर देती है।
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जैसे जैसे दादी माँ मंत्र जाप कर रही थी वैसे ही द्वीप चौड़ा होता जा रहा था। गर्म हवाएं ठंडी हवाएं में बदलती जा रही थी। पूजा पाठ खत्म होने के बाद वहाँ मीठा प्रसाद भी आ जाता है, साथ में ढेर सारी खाने पीने की चीजें और भी आ जाती है। यह सब देखकर माला कहती है, अरे जय हो द्वीप महाराज, आप हमसे प्रसन्न हुए तो सही। कम से कम आपने हमें इतना अच्छा खाना खाने को जो दिया, बस अब आप ऐसे ही प्रसन्न होकर हमें यहाँ से जाने का रास्ता भी दे दीजिए। जिसके बाद रमा और पलक सभी को प्रसाद परोसती है। सभी लोग प्रसाद खाते हैं। ऐसे ही बातें करते करते दोपहर हो जाती है। तभी सुमित कहता है, अरे दोपहर का समय हो गया है, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अजी भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन इस द्वीप पर खाने को क्या ही मिलेगा। अरे पोता बहू, तूने फिर अपनी बकबक शुरू कर दी। तुझे पता नहीं इस द्वीप को जब बुरा लगने लगता है तो ये छोटा होने लगता है। अरे माँ जी तो क्या करे ऐसा, बस इसकी तारीफ ही करते रहे कि द्वीप तू बहुत अच्छा है, तू बहुत सुंदर है, संस्कारी है, बस हमें खाना खाने दो, भूखा मत मारो हमें कुछ खाने को दे दो। देखा माँ जी आपने, इतनी तारीफ तो कर दी मैंने इसकी, लेकिन अभी तक इसने खाने को कुछ दिया ही नहीं, और भूख तो लगेगी ही ना। अरे तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि सारी भूख बस तुझे ही लग रही है अकेली को। अरे एक दिन भूखी रह जाएगी तो तेरी जुबान चलना कम नहीं हो जाएगी। देखिए जी, मेरी जुबान के बारे में कुछ मत कहना, बता दे रही हूँ। एक तो आपके इस मनहूस बहू पलक ने मुझे लाकर यहाँ फंसा दिया है, और ऊपर से ये द्वीप है कि हमें रास्ता ही नहीं दे रहा। माँ फिर शुरू हो गई। कितनी बार समझाया है आपको कि मेरी पत्नी को कुछ मत कहा कीजिए। वह बेचारी हम सबका भला ही चाह रही थी, इसके बाद भी आप सबका ख्याल रख रही है, और आपको उसकी अच्छाई तो दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे उनकी बहस बढ़ने लग जाती है। अचानक से फिर से ठंडी हवाएं गर्म होने लग जाती है। फिर से सभी लोग पसीने में भीगने लग जाते हैं और द्वीप दोबारा से सिकुड़ना शुरू हो जाता है। यह सब देखकर दादी सास रमावती कहती है, अरे चुप हो जाओ वरना फिर से यह द्वीप सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन वह सब लोग शांत हो ही नहीं रहे थे। उन लोगों की बात काफी बढ़ रही थी और द्वीप दोबारा से सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इन सब के बाद पलक अपने मन में सोचती है, हे भगवान, कुछ भी करके मुझे इन सब लोगों को शांत करना ही पड़ेगा। अरे माँ जी, आप सबको भूख लग रही है ना, तो मैं बताती हूँ, ये द्वीप है, यहाँ आसपास पानी में मछलियाँ भी होंगी। अगर हम मछलियाँ पकड़कर उन्हें भून लेंगे तो हमें खाने को कुछ न कुछ मिल जाएगा, जिससे सभी की भूख को भी आराम मिलेगा, सबका पेट भर जाएगा। वो तो ठीक है देवरानी जी, लेकिन उन्हें भूनेंगे कैसे? यहाँ आसपास देखो ना जेठानी जी, कितनी लकड़ियाँ पड़ी हुई है। 4 ईंट इकट्ठा कर हम उसमें आग जलाकर चूल्हा बना हम उन मछलियों को भूनकर खा लेंगे। अरे हाँ पलक, यह तो बहुत अच्छा तरीका है। इसी तरह सभी लोग आपस में प्यार से बातें करने लगते हैं तो फिर से वह द्वीप सिकुड़ना बंद हो जाता है। वहाँ पहले की तरह ठंडी हवाएं चलने लगती है। बदलते मौसम को देखकर श्यामलाल राहत की सांस लेते हुए कहता है, अरे कितना सुकून मिल रहा है फिर से ठंडी हवा खाकर, वरना इस गर्मी के मारे तो मेरे सिर से पैर तक मैं पसीनों में भीग गया था। ठीक है बहू, लाओ तुम मुझे अपने जल्दी से दुपट्टे दे दो, मैं अमित और सुमित मिलकर मछलियाँ पकड़ लाते हैं, तब तक तुम लोग आग जलाने की तैयारी शुरू कर लो। अब श्यामलाल, अमित, सुमित दुपट्टे को पकड़कर नदी में डालते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वह नदी से बाहर जब दुपट्टा निकालते हैं तो उसमें कुछ मछलियाँ भी आ जाती हैं। वहीं पलक और रमा यहाँ वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेकर आती हैं और माचिस से आग जला देते हैं। सभी मिलकर मछलियों को साफ करते हैं और आग में भूनकर उन्हें खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद, अरे मेरा तो इस गर्मी से हाल बेहाल हो गया था, मुझे अब अपने अंदर से भी पसीने की बदबू आने लगी, मुझे तो अब नहाना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों बहुएं अपनी पोटलियों में से पुराने कपड़े निकालती हैं और अमित और सुमित वहीं पत्तों से लंबी लंबी टहनियां तोड़कर लाते हैं। फिर उन्हें टहनियों को जोड़कर एक के ऊपर जोड़कर एक सांचा तैयार करते हैं, जिसके ऊपर वह कपड़ों को लगाकर एक वॉशरूम का आकार देकर उसे तैयार कर लेते हैं। अब बारी बारी सभी नदी से पानी लेते हैं और वहाँ बाथरूम में नहाकर आते हैं। ऐसे ही फिर शाम हो जाती है। एक बार फिर सभी लोग मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और उन्हें भून कर खाते हैं और सभी बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, अरे तुम सब लोग देख क्या रहे हो, चलो सब लोग पहले नहा लो, फिर सूर्य देवता को जल देकर फिर से पूजा पाठ करते हैं। रमावती की बात सुनकर सभी लोग सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं, जिसके बाद वह सब पूजा पाठ करते हैं। तभी रमा कहती है, फल और मछलियाँ खाकर तो मैं बोर हो गई हूँ, अब तो कुछ दाल चावल खाने का मन कर रहा है। हाँ, तू तो पिकनिक बनाने आई है ना यहाँ पर, जो तुझे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। अरे क्या माँ जी, तो मैं अपने मन की बात आपसे कह भी नहीं सकती। अरे तुम सब लोग फिर से बहस करने लगे,
याद नहीं, जैसे ही तुम लोग यहाँ बहस शुरू करोगी तो यह द्वीप छोटा होने लगेगा और गर्म हवाएं चलने लगेंगी। अरे अरे हाँ माँ जी, ना चाहते हुए भी मुझे इन दोनों से प्यार से बातें करनी पड़ेंगी। हाँ तो माँ जी आपको करनी भी चाहिए। तभी अचानक द्वीप में कुछ अनाज प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर पलक कहती है, दादी माँ जी देखो ना, इस द्वीप ने हमें अलग अलग तरह के अनाज दिए हैं। इसमें दाल चावल है, आटा है और कुछ सब्जियां भी हैं। अब हम सब इससे खाना बनाकर खा सकते हैं। जिसके बाद रमा और पलक फिर से लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए चली जाती हैं। कुछ ही देर के बाद वह बहुत सारी लकड़ियां लेकर आती है, चूल्हा जोड़ती है और लकड़ियां जलाकर चूल्हा जलाती है। तभी पलक सब्जी काटती है। इस तरह दोनों मिलकर खाना बनाकर तैयार कर लेती है। थोड़ी ही देर के बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद दोनों बहू सभी को खाना परोसती है। ये तभी श्यामलाल कहता है, अरे वाह, बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। हमें तो इस द्वीप को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। अगर हम गांव में रहते तो भूख प्यास से ही मर जाते, और गांव के आसपास तो हमें कोई जगह भी नहीं मिल रही थी अच्छी सी। यह तो हमारा भाग्य ठीक है कि हमें यह द्वीप मिल गया। अरे हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यह द्वीप नहीं मिलता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। हाँ भाई, एक बात कहूँ, वैसे तो हमें यहाँ आकर बड़ा सुकून मिला है। पेट भर खाना भी मिल रहा है, गर्मी से हालत भी खराब नहीं हो रही है। और मेरा तो हमेशा ही ऐसे ही माहौल में रहने का मन करता था। मेरा अब तो वह सपना भी पूरा हो चुका है। बीतते समय के साथ सभी लोगों को द्वीप पर रहने का महत्व समझ में आ गया था। अब वह सभी लोग आपस में झगड़ा करने के बजाय आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लग गए थे। और द्वीप भी उन्हें समय समय पर उनका राशन और उनकी जरूरत के सामान उन्हें देता रहा था। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था और समय खूब अच्छा बीत रहा था। बीतते समय के साथ परिवार के सभी लोगों ने एक दूसरे की अहमियत को काफी अच्छे से समझ लिया था। धीरे धीरे उनके बीच का झगड़ा बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। तभी एक दिन रमा कहती है, अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें यहाँ द्वीप पर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ रहते रहते काफी महीना हो चुका है। हम यहाँ द्वीप पर कब तक रहेंगे? पता नहीं बहू, पर मुझे विश्वास है कि यह द्वीप हमें सही समय पर रास्ता जरूर देगा। हाँ माँ जी, अब तो हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना भी आ गया है और हमारे बीच अब झगड़े भी नहीं होते। क्यों ना आज सब हम इस द्वीप से प्रार्थना करें कि हमें यहाँ जाने का रास्ता दे दे। हाँ माँ जी, दीदी ठीक कर रही है। क्या पता यह द्वीप हमारी प्रार्थना सुन ले। आप सभी लोग सही कहते हैं। चलिए हम सब इस द्वीप से प्रार्थना करते हैं। क्या पता अब ये हमें यहाँ से जाने दे। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उस द्वीप से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें अब जाने दे। थोड़ी देर बाद द्वीप में कंपन शुरू होती है, लेकिन इस बार ना तो द्वीप पीला पड़ता है और ना ही सिकुड़ने लगता है, बल्कि द्वीप से एक पीली रोशनी निकलती है, जिससे बीचों बीच एक पुल बन जाता है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी हाथ जोड़कर द्वीप को धन्यवाद करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी समय के बाद जैसे ही वो लोग अपने घर के पास पहुँचते हैं तो वह सब वहाँ का माहौल देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पहले से भी मजबूत घर बनकर तैयार हो रखा था, जिसके बाद अचानक से गांव में झमाझम बारिश होने लगती है। सभी गांव वाले वापस खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। वहाँ पानी की समस्याएं भी काफी ठीक हो जाती है। पानी होने की वजह से खेतीबाड़ी की समस्याएं भी ठीक हो जाती है और फिर सब एक साथ मिलकर शांति भरा जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संकट के समय अगर परिवार साथ रहे और सहयोग करे तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी हल हो सकती है।